हेलो नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। ये जो रैपिड फायर रिवीजन चल रहा है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यदि भविष्य में कोई भी वाले हैं इसमें से तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है सीरीज। बस ये कंप्लीट होने वाला है। इसमें जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये कंप्लीट हो चुका है। साइंस शुरू हो चुका है। साइंस का जो है भौतिक विज्ञान का 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर केमिस्ट्री को करेंगे, बायो को करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। बीएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपको प्रारंभ करने वाले हैं। आप लोगों को एक बार मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे बिहार एसएससी सीजीएल 4 रणनीति। क्या आप तैयार हैं? तो ये जो है आप यहाँ पे बस आप इतना देखिए, आपको ये इतिहास, साइंस, भारतीय संविधान, भूगोल ये सभी पुस्तक को कंप्लीट करवाएंगे। बस आप 40 मिनट हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये सभी बुक को कंप्लीट कराएंगे। बहुत जल्द इसके संबंध में वीडियो लाएंगे विस्तार से वीडियो लाएंगे, फिर इसका एक एक बुक को कंप्लीट करवाएंगे। चलिए आज के सेशन पे चलते हैं। आज जो है भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियां, मात्रक एवं मापन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सोनार तकनीक क्या प्रयोग सोनार तकनीक जो है इसका प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिम सेल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। सोनार तकनीक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पानी के नीचे पहाड़ियों का पता, यानी पानी के नीचे जो पहाड़ है उसका पता लगाने में, हिम सेल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। तो ये सभी में ये प्रयोग किया जाता है सोनार। अगला है, हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। अपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई क्या है? तो अपेक्षिक घनत्व के लिए जो सही इकाई है यह है किलोग्राम प्रति घन मीटर। अभी जो ऊपर आप लोगों ने बुक की लिस्ट देखी होगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और आपका जो है तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएगा। उसको जल्द ही प्रारंभ करेंगे, बस ये कंप्लीट हो जाए। आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ। यदि जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारे जगह पढ़ेंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे। और यहाँ पे जो है एक छोटा सा चैनल है अभी, बस इसके आपको देखेंगे कि इसके माध्यम से आपको कितना हेल्प मिलेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बस आप देखते जाइए क्या क्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा जो है उसको पहचानने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। एक फेम्टोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -15 मीटर। एक फेम्टोमीटर में 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक चीज़ आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक चीज़ आप अवश्य कीजिएगा, जो चीज़ पढ़े हैं ना उसको एक बार स्मरण जरूर कीजिएगा। और उसमें भी वैसे चीज़ को करना है स्मरण जो चीज़ आप बार बार भूल रहे हो, उस चीज़ को स्मरण कीजिए और उस चीज़ को नोट करके रख लीजिए। एक नोट पे बुक रखिए, उसमें नोट करके रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय दबाव को मापने हेतु प्रयोग करते हैं। तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। वोल्ट मीटर जो है इसको क्या मापने में प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर मापने में। एमीटर विद्युत धारा में। पोटेंशियोमीटर जो है विद्युत वाहक बल मापने में पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं, विद्युत वाहक बल। गैल्वेनोमीटर जो है धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। विद्युत प्रतिरोध के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। और एक चीज़, यदि आपके पास बहुत कम समय है तो आप जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना उसको कब देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप उसको तब देखिए जब खाना बना रहे हैं। आराम से हेडफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए ध्यान से, एकदम इमेज बनाते रहिए अपने दिमाग में। हाँ ये प्रश्न है ऐसे लिखा होगा, ये प्रश्न है उसका उत्तर ऐसे लिखा होगा। ऐसा नहीं कि सुन रहे हैं चल रहा है दिमाग कहीं और चल रहा है, इस तरह से नहीं करना है। तो आप टाइम निकालिए खाना बनाते समय और खाना खाते समय जो है यही आपको 20 से 40 मिनट के बीच में आपको कंप्लीट कर लेना है। तो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट है। वोल्ट वह धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। तो रजत जो है चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। सोना जो है चांदी से भी ज़्यादा है, लेकिन सोना का जो है यूज करना
वो संभव नहीं है, इसीलिए चांदी को ही आप जहाँ भी देख रहे होंगे आंसर में चांदी ही आपको देखने को मिलेगा और चांदी सही भी है। नेक्स्ट, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। वह उपकरण जिससे विद्युत धारा मापी जाती है तो आमीटर है, आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? चालक जो है उसकी विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण जो है इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि जो है सदिश राशियाँ हैं। तो आपको ध्यान देना है बल, वेग, विस्थापन, बल, वेग, विस्थापन जो है सदिश, यानी जिसके लास्ट में बल लगा है, जिसमें बल लगा है वो आपको हो जाएगा सदिश राशि। वेग लगा है सदिश राशि हो जाएगा। विस्थापन है सदिश राशि हो जाएगा। त्वरण है सदिश राशि। बल, आघूर्ण, चाल प्रवणता ये भी सदिश राशि है। ताप प्रवणता यानी प्रवणता भी है तो सदिश राशि। रेखीय संवेग तो लास्ट में वेग लगा है तो ये सदिश राशि। गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान ये आपको अदिश राशि है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो दूरी मापने की जो है प्रकाश वर्ष इकाई है। मूल भौतिक राशि क्या है? तो मूल भौतिक राशि में विद्युत धारा जो है मूल भौतिक राशि है। टोटल 7 है मूल भौतिक राशि, आपको ध्यान रखना है। तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन जो है तापक्रम की एसआई इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी मात्रक है? ऊर्जा की, ऊर्जा की। फर्मी मात्रक है तो लंबाई की मात्रक है फर्मी। ये इम्पोर्टेंट है कि लंबाई को जो है, लंबाई जो है फर्मी जो है किसका मात्रक है? फर्मी लंबाई को, यानी लंबाई को फर्मी में भी मापा जाता है। अदिश राशि है तो दाब जो है अदिश राशि है। वह राशि जिसका मात्रक नहीं है, विकृति जो है मात्रक विहीन राशि है, विकृति। अगला है समुद्री दूरी को मापने में प्रयोग करते हैं। समुद्री दूरी को मापा जाता है तो नॉटिकल मील में 1 नैनोमीटर में होंगे तो 10 के पावर -8 मीटर। 1 नैनोमीटर में होंगे 10 के पावर -8 मीटर। इसको एक बार आप लोग जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट है MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन, न्यूटन। अदिश राशि जो है सामर्थ्य है, अदिश राशि। सामर्थ्य क्या है? अदिश। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉम। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की सहायता से क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब बराबर जो है बल बटे क्षेत्रफल होता है, और तो बल का हो गया न्यूटन और नीचे में जो है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का वर्ग मीटर हो गया। इसीलिए दाब का जो है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सदिश राशि नहीं है तो आयतन जो है ये सदिश नहीं है। बल, वेग, विस्थापन लगा रहे, प्रवणता लगा रहे तो ये सभी आपको सदिश आएगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर या 0.0001, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 पिकोग्राम के बराबर 10 के पावर -12 ग्राम। 1 पिकोग्राम में कितना होता है? 10 के पावर -12 ग्राम। ये सभी जो आप देख रहे हैं ना, इसको तो एकदम डिटेल से देखेंगे, एकदम डिटेल से देखेंगे। अभी जो प्रारंभ करूँगा BSSC CGL के लिए, उसमें एक एक चीज़ आपका क्लियर होता जाएगा। और चलिए नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं तो ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। यांत्रिकी है, यहाँ देखते हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है अंतरिक्ष रॉकेट। अंतरिक्ष रॉकेट तीसरे नियम का उपयोग करता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किसमें सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। आप लोग देखे होंगे कि क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो भी कैच को लेते समय जो हाथ पीछे खींचते हैं। आप भी क्रिकेटर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो गेंद को पकड़ते समय हाथ को पीछे खींचने से संवेग की परिवर्तन दर जो है कम हो जाती है, जिससे चोट भी कम लगता है। अगला है गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन
घर्षण, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन शामिल है तो घर्षण बल, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है तो ये घर्षण बल में होता है। अगला, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक जो है दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री जो है बाईं ओर झुकेंगे। आप लोग भी देखे होंगे, गाड़ी में बैठे होंगे, जिस तरफ गाड़ी मुड़ती है उसके अपोजिट जो है यात्री झुक जाते हैं। तो ये दाईं ओर मुड़ा है तो बाईं ओर जो है यात्री मुड़ जाएंगे। चलिए अगला है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। तो ये जो है आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आघात और प्रघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। आघात और प्रघात के बल हमेशा समान होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये ध्यान रखना है। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। पानी की सतह पर कीड़े डूबते नहीं है, घूमते रहते हैं। तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, वर्षा की बूंद के गोलाकार होने के कारण क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होते हैं। सबसे ज़्यादा सयनता होती है तो शहद की सयनता सबसे ज़्यादा होता है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है केंद्रापसारण तकनीक का उपयोग करते हैं। चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। इसको समझाया जाता है न्यूटन के गति के पहला नियम से इसको समझाया जाता है। नेक्स्ट है, पानी वाले बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या रहेगा, वहीं रहेगा। बर्फ़ के पिघल जाने से पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज़ के अंदर वायु पंपों के उपयोग से समान वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। यानी जो अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली हवाई जहाज़ हैं उसके अंदर वायु पंपों के उपयोग से क्या करते हैं, तो जो समान वायुमंडलीय दाब है उसको बनाए रखने में सहयोग मिलता है। अगला है, कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि रेत और पानी के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम है। तो कंक्रीट सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है। तो रेतीली सड़क पे चलना अधिक कठिन क्यों है, क्योंकि रेत और पैर के बीच जो घर्षण है कंक्रीट और पैर के बीच घर्षण की तुलना में कम है, वहाँ पे फिसलन होता है रेत में, इसी वजह से। नेक्स्ट है, किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होगी। यानी ऊपर उठाने में जितना कार्य लगेगा लुढ़काने में जो है उससे कम करना होगा, इसीलिए आसान होगी। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है सतही तनाव के कारण गोल आकार। 1 हॉर्स पावर के बराबर 746 वाट होता है। सक्शन पैड की तरह काम करता है छिपकली का पैर। सक्शन पैड की तरह कार्य करता है छिपकली, यानी सक्शन पैड होता है एक, उसी तरह काम करता है किसका पैर, छिपकली का। छिपकली का पैर जो होता है ना उसमें चिपकने टाइप से रहता है तो वो जल्दी जो है फिसलता नहीं है, इसीलिए कहीं भी चढ़ जाता है आसानी से। अगला है, बॉल बियरिंग का उपयोग साइकिल या स्कूटर आदि में किया जाता है पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए। वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत आधारित है, तो ये अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है। एक चिड़िया जो है एक तार के पिंजरे में बैठी है, इमेजिन करते रहिए, जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप क्या होगी, पहले से कम होगी। एक चिड़िया जो है एक तार के पिंजरे में बैठी हुई है और स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर ही उड़ना शुरू कर दे तो स्प्रिंग तुला की माप क्या होगी, पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि वो उस पे से भार थोड़ा कम होगा। अगला है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में
प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। आपको रीजनिंग में भी इस तरह से पूछ लेगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर है 1 किलोमीटर का। और जब आप अभी वो बिहार एसएससी सीजीएल वाला प्रारंभ होगा तो उसमें आप देखेंगे कितने सारे मेजरमेंट के एकदम आपको बहुत शानदार ही चार्ट बना करके एक साथ दे दिया है। पहले तो ऐसे वन लाइनर फैक्ट्स में दिया है, फिर आपको चार्ट बना करके दे दिया है। जो इम्पोर्टेंट है आप उसको एक बार रिवाइज कर पा रहे होंगे वहाँ पे। चलिए अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान जो है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है, यानी F बराबर आप लोग जानते होंगे ma, और इसी को भाषा में लिख दिया है। m मतलब द्रव्यमान और a मतलब एक्सीलरेशन। तो ये दोनों का गुणनफल है, ये गुणनफल है, तो उससे क्या प्राप्त हो गया? बल प्राप्त हो गया। तो यही चीज़ आपसे पूछा गया है। चलिए अगला है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण जो है ज्ञात करने का सही सूत्र है, त्वरण बराबर होता है अंतिम चाल माइनस प्रथम चाल बटे समय, यानी v माइनस यू बटे टी। यहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं v जो है अंतिम चाल और u जो प्रारंभिक चाल है उसको डिनोट्स करता है, बटे में समय। तो ये हो गया आपका a बराबर v माइनस यू बटे टी। किसी प्रक्षेप का पथ होता है परवलयिक होता है। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ता है, यानी पानी का आयतन जमने के बाद बढ़ता है। फ्रिज में आप लोग पानी रख रहे होंगे आजकल, तो पूरा यदि बोतल भर के रखेंगे तो देखेंगे बोतल फूल जाता है जमने के बाद। तो इसीलिए फ्रिज में जब भी बोतल में पानी रखिए तो थोड़ा उसमें खाली जगह रखिए, क्योंकि जमने के बाद वो फिर भर जाएगा। अगला है, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुँह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, गेंद वापस आएगी यात्री के हाथ में, क्योंकि नियत वेग से गतिशील है इसीलिए। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान होता है और विपरीत दिशा में लगता है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति क्या है? तो एक आवर्ती गति का उदाहरण है सिलाई मशीन की सुई की गति। अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है। तो फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। बिजली का जो बल्ब होता है फर्श पर टूटने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है। कारण क्या है कि फर्श पर जो है बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, इसी वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिणाम क्या होगा? तो ये होगा 20 न्यूटन। नेक्स्ट है, और वैसे भी आप लोग बिहार एसएससी सीजीएल में और यहाँ बीपीएससी सब में देखे होंगे कि आपको जो है न्यूमेरिकल नहीं रहता है, साइंस से नॉर्मल प्रश्न भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य होता है तो वह वस्तु समरूपित गति से चलती रहेगी। किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य है तो वह समरूपित गति से चलती रहेगी। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है। इसका कारण क्या है? गतिमान अवस्था की जड़ता, गतिमान अवस्था की जड़ता। अगला है, एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली बंदर को लगेगी, बंदूक की गोली जो है बंदर को लगेगी। चलिए नेक्स्ट आपका चैप्टर है ध्वनि तरंग और गति। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मानव कान की श्रवण प्राय जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है शून्य, केंद्र में शून्य। 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया जाता है। इसका दोलन घटेगा ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया जाता है। इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि जो है 2 सेकेंड होती है। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल 2 सेकेंड होती है, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि कितनी होती है? 2 सेकेंड। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए उपयोग किया जाता है
पराध्वनि तरंग, यानी गर्भ में जो भ्रूण के विकास हो रहा है इसको जानने के लिए आपको पराध्वनि तरंगों का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट है, रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है। एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है, यानी पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री है तो उसको आसानी से पढ़ सकते हैं IR इंफ्रारेड किरणों के द्वारा। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, लोलक की काल अवधि होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की जो काल अवधि है ये लंबाई के ऊपर, लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल जो है सेकेंडरी लोलक का 2 सेकेंड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होती है, तो बिल्ली जो है इसको सुनने की आवृत्ति विस्तार जो है 45 हर्ट्ज से 44 किलो हर्ट्ज। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज, ये आपको ध्यान रखना। 45 से 64 हर्ट्ज नहीं है, 64 किलो हर्ट्ज ध्यान रखना है। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, यानी स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। अगला है, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ जो है कांच की रुई है। विभाजन की दीवारों में ध्वनि को अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है कांच की रुई। नेक्स्ट है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। अनुदैर्घ्य है FM रेडियो का ब्रॉडबैंड होता है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। जो FM रेडियो है उसमें 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT जो है इसको बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका पूर्ण रूप होता है स्कैन का प्रयोग करती है एक्स किरणों में। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अल्ट्रासोनिक तरंगे कहलाते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे को नहीं सुन सकते हैं हम लोग। चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है सोनार के सिद्धांत का। चमगादड़ जो है किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं? सोनार के सिद्धांत का। MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग होता है? तो MRI मशीन में चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को एक सूक्ष्म तरंग आवरण में उत्सर्जन का स्रोत क्या है? मैग्नेट्रॉन। एक सूक्ष्म तरंग आवरण में उत्सर्जन का स्रोत क्या है? मैग्नेट्रॉन उत्सर्जन का स्रोत है। ध्वनि चित्रण में प्रयोग होता है पराध्वनिक तरंगों का। ध्वनिक चित्रण में पराध्वनिक तरंगों का। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। 2 उत्तरोत्तर सिरिंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ध्वनि की वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी ध्वनि का वायु में जो है वेग कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ध्वनि की चाल वायु में 330 मीटर प्रति सेकेंड आपको ध्यान रखना है। 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होता है, तो 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के, एक मशीन शॉप से जो शोरगुल आती है 100 डेसिबल के आसपास की होती है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है तो रेडियो तरंगों का। आधुनिक टेलीफोन जो है ये रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। तापमान, यहाँ पे पहला प्रश्न है, तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। कौन से तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? तो ये क्यूरी तापमान पर लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय में बदल जाता है। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T के पर जो है E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाता है तो विकिरित ऊर्जा जो है वह वाट प्रति वर्ग मीटर में कितनी होगी? E/16। नेक्स्ट है, एक बरसाती दिनों में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना से ज़्यादा माप दर्शाता है। बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना से
ज़्यादा माप दर्शाता है। तो ये शुष्क वाला ज़्यादा दिखाता है। अगला है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर इसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने से में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः प्रयोग किया जाता है मरकरी वाष्प तथा आर्गन का। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि ताप का कुचालक है, इसीलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। क्योंकि कांच जो है ताप का कुचालक है, इसी वजह से चटक जाता है। नेक्स्ट आपका, एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों के बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में रेल के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो गैप रखा जाता है, तो वहीं पे जो एसईजे पॉइंट होता है, स्टोक एक्सपांसन जॉइंट बोलते हैं उसको, तो ये आपके काम के नहीं है। तो यही जहाँ पे दो रेल पटरी जुड़ती है ना, तो वहाँ पे उसको जो उसका दूरी घटता बढ़ता है उसको मैनेज करने के लिए एक जॉइंट होता है, उसको एसईजे बोलते हैं, स्टोक एक्सपांसन जॉइंट, ये इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहना जाता है, आरामदायक होता है। गर्मियों के समय में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि वे ऊन पर पड़ने वाले ताप को परिवर्तित कर देते हैं, यानी सफ़ेद कपड़ा ताप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसी वजह से। पृथ्वी की तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम होती है। पृथ्वी की तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है। इसीलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने के समय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है त्वरित बिंदु कहलाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान जो है ये बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी जो है उच्च तापमान पर उबलने लगता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये प्रेरण कहलाता है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जो विस्तार है जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ जाती है, इसी वजह से फट जाते हैं। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ेगा तो उबाल बिंदु भी बढ़ जाएगा। ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक क्या है? पारा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक जो है घटता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा जब गति में परिवर्तित होती है तो कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। यानी वायुमंडलीय दबाव जब कम हो जाता है तो पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि वाष्प में जो है गुप्त ऊष्मा होता है। ऊष्मक की कुंडली बनी होती है, तो ऊष्मक की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है बाह्य तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु, इन तीनों पर। बाह्य तापमान, वातावरण की आर्द्रता और वायु, इन तीनों पर। ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं
और सतह के नीचे के पानी का तापमान रहता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ठंडे प्रदेश में जो सरोवर हैं जम जाते हैं और सतह के नीचे का जो पानी है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठंड के दिनों में लोहे की गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका जो है ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसी वजह से। चलिए अब जो है यहाँ से आपको पेज नंबर 115 से प्रारंभ करेंगे, इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसमें पूरा जो है भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक बच जाएगा रसायन और दूसरा बच जाएगा जीव विज्ञान, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर प्रारंभ करेंगे नया चीज़। सभी लोगों को धन्यवाद।